मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में संग्राम मचा है। मराठावाड़ा के इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। जगह जगह हिंसा और आगजनी हो रही है। बसों पर पथराव हो रहे हैं तो कई नेताओं के घरों और दफ्तरों को जलाया गया है। इस आग को बुझाने के लिए सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सभी दलों के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन ना तो उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया, ना ही उद्धव गुट के किसी विधायक या सांसद को बुलावा आया है। बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार मौजूद थे, साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सभी एकमत हैं। इसके कानूनी पहलुओं को पूरा करने के बाद ही स्थायी आरक्षण दिया जा सकता है और राज्य में सभी दल इस संबंध में मिलकर काम करने को तैयार हैं। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव पर सभी ने हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव में अपील की गई है कि राज्य में कोई भी कानून को हाथ में ना ले, राज्य में शांति और कानून व्यवस्था कायम रहे। मनोज जारंगे पाटिल से भी अनुरोध किया गया है कि वो सहयोग करें और अपना अनशन वापस लें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग अब धीरे धीरे हिंसक होती चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मनोज जारंगे पाटिल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आरक्षण की मांग को तुरंत इंप्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों के और विधायकों के गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के कोलाबा में स्थित आकाशवाणी आमदार निवास, जिसे हिंदी में विधायक निवास भी कहा जाता है, उसके ठीक सामने जो आप तस्वीरों में इस समय गाड़ी देख रहे हैं पॉलिथीन से ढकी हुई, ये मंत्री हसन मुशर्रफ की गाड़ी थी, जो वहां पर आमदार आवास के बाहर खड़ी थी। और करीबन 7:30 बजे 3 मराठा कार्यकर्ता वहां पर आए। उन्होंने एक मराठा लाख मराठा के नारे लगाए और उसके बाद तुरंत ही हाथों में डंडे जो उनके थे उससे इस गाड़ी के जितने भी कांच थे उसे तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर भी से इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर, जो सर्वदलीय बैठक चल रही थी, लंबी ये बैठक चली, इसमें क्या फैसले लिए गए, क्या एकमत फैसला यहां पर पारित हुआ? बिल्कुल, तकरीबन 2 घंटे बैठक चली है प्राची। उसमें हम बिल्कुल बता दें साफ तौर पर कि पहला जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो सर्वदलीय बैठक में सभी ने राय जाहिर की है कि मनोज जारंगे पाटिल जो इस वक्त अनशन पर हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो अपना अनशन तोड़ें, सरकार को मदद करें, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है उस कदम उठाने में, उस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त जाना है, तो सरकार को वक्त देना होगा। और ऐसे सूरत हाल में मनोज जारंगे पाटिल फिलहाल अपना अनशन तोड़े। सर्वदलीय बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और सभी के हस्ताक्षर हम इस प्रस्ताव पर देख सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या कद्दावर नेता महाराष्ट्र के शरद पवार हो और बाकी सारे कांग्रेस हो या बाकी छोटे दल हैं, उन सभी के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर हम देख सकते हैं। आज इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे में फिलहाल जो राजनीति नज़र आ रही थी उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर इस पूरे आरक्षण के मसले को देखे जाने की ज़रूरत है, जिसमें सर्वदलीय बैठक में ये जाहिर हुआ है। और साथ ही मराठा आरक्षण देते वक्त कहीं से भी किसी और समाज के आरक्षण को धक्का न लगे, वो प्रभावित न हो, इसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसकी राय भी जो अलग अलग नेताओं ने रखी। समीर, एक बात की जानकारी और दीजिए, जो संजय राउत कह रहे थे कि उनकी पार्टी में से किसी को नहीं बुलाया गया है, क्या ऐसा है? कौन कौन शामिल हुआ, अगर हम शिवसेना उद्धव गुट की बात करें इस बैठक में? बिल्कुल, अनिल परब जो है वो शामिल हुए इस बैठक में, साथ ही अंबादास दानवे जो नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद के, वो भी शामिल हुए। अनिल परब की बात करें तो उन्होंने सरकार से एक सवाल किया कि जो आयोग है, यानी कि जो बैकवर्ड कमीशन है, और साथ ही संदीप शिंदे जो समिति है, इन समिति को और आयोग को और कितना वक्त जो है अपनी प्रक्रिया पूरी करने में लग सकता है, ये सवाल उन्होंने सरकार से किया। कई नेताओं ने अपनी बातें रखी। इसलिए जो पहले जो खबर आ रही थी कि उद्धव बाला ठाकरे गुट के नेताओं को, सदस्य को बुलाया नहीं गया बैठक में, लेकिन बाद में वो भी शामिल है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। इसीलिए ये पूरी बैठक अगर हम कहें तो सर्वदलीय बैठक रही। इसमें छोटे दलों से लेके तो बड़े सभी दलों तक शामिल थे। इसलिए अब देखना ये होगा कि मनोज जारंगे पाटिल जो सरकार को लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिल्कुल ये अनशन वो खत्म करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि फिलहाल सर्वदलीय बैठक से हल निकालने की कोशिश तो की गई है। समीर जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समीर जी, ये जो इस बैठक में हल निकालने की कोशिश की गई है, इससे क्या प्रभाव महाराष्ट्र में आने वाली राजनीति पर पड़ सकता है? ये जो प्रस्ताव एक सुर में पारित किया गया है इस आरक्षण को देने के लिए, इससे कुछ बदलने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई नया प्रस्ताव इस कैबिनेट सर्वदलीय बैठक में नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि भाई मराठाओं के हितों को लेकर सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया है।
या अनशन तोड़े। मुझे लग रहा है ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसके बारे में तो मुख्यमंत्री पहले कह ही चुके थे कैबिनेट की बैठक के अंदर कि जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अंदर हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मराठा को आरक्षण मिले। मुझे लग रहा है मराठा के आरक्षण को लेकर आज जो विपक्ष में है वो पहले सत्ता में तब भी किया, देवेंद्र फडणवीस के समय तो अध्यादेश सरकार लेकर आ गई आरक्षण देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वो टिक नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है सरकार के हाथ बंधे हुए, सरकार इस बात को जानती है कि अगर आरक्षण को वो मराठा को अलग से आरक्षण देती है तो 50% की लिमिट क्रॉस होगी और सुप्रीम कोर्ट से पहले खारिज किया जा चुका है। और वो दलितों के हिस्से में से दे भी नहीं सकती क्योंकि दलित इस बात का विरोध करेंगे और मराठा और दलितों की महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत लड़ाई पहले से चलती आ रही है। तो ऐसे में दलित वोट बैंक को भी भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा दल नाराज नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी समस्या है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर आप आरक्षण देखोगे तो अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को उन्होंने 7.5% दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग को 27% दिया हुआ है और अन्य को 2.5% दिया हुआ है। तो ये वैसे ही 50% हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वो कैसे मराठा को एडजस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा नहीं सकते, खुद बिना किसी का आरक्षण कम किए उनको दे नहीं सकते। तो सरकार अब मुझे लग रहा है इस मामले को लेकर केंद्र के पास जाएगी कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है जिससे सरकार बिना किसी का हित को प्रभावित करे मराठा को आरक्षण दे सके। समीर जी, अगर इसी सरकार की बात करूं तो 3 चेहरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों चेहरों के लिहाज से ये जो मराठा आरक्षण है ये आने वाले वक्त में क्या दिशा तय कर सकता है? क्योंकि मराठा जो समुदाय है वो एनसीपी के साथ रहा है, वो पवार के साथ रहा है। ऐसे में अजीत पवार जब इधर आए तो क्या उम्मीदें बीजेपी इनसे लगाएगी या सरकार लगाएगी? देखिए, एकनाथ शिंदे को लाके मुख्यमंत्री बनाना, अजित पवार को साथ में लाना भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड ही था कि मराठा वोट बैंक जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के आ सके। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री इसी कारण नहीं बन पाए क्योंकि वो मराठा नहीं थे, वो मराठी थे और किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाना था क्योंकि 33% की पॉपुलेशन है प्रदेश के अंदर। मुझे लग रहा है कि अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आने वाले दिनों में इसे सभी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान कम होगा क्योंकि उनके साथ ओबीसी जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि आरक्षण का समर्थन करते हुए मराठा को करते समय कहीं उनका ओबीसी का जो मूल मतदाता है वह उनके साथ खिसक न जाए। इसका बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को होगा क्योंकि दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं। ये भी सातारा से आते हैं एकनाथ शिंदे, हालांकि ठाणे में इनका गढ़ ज्यादा है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मराठा का जो मराठवाड़ा में माना जाता है, औरंगाबाद में है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, उसका नुकसान इन एकनाथ शिंदे और अजित पवार को होगा। भारतीय जनता पार्टी को इनकी तुलना में कम नुकसान होगा। अजित पवार के लिहाज से अगर राहुल जी समझें तो ये क्या अजित पवार के लिए एक बड़ी परीक्षा हो सकती है? क्योंकि जब से वो बीजेपी के खेमे में आए हैं, जब से वो सरकार के साथ मिले हैं, अजित पवार क्या कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे, इसको लेकर कोई पुख्ता स्टोरी सामने नहीं आती, कोई पुख्ता फैसला सामने नहीं आता। तो क्या ये परीक्षा होगी उनकी? देखिए, इसमें जैसे कि अभी मेरे सहयोगी बोल रहे थे, इसमें बहुत उलझा हुआ मामला है, इसको समझने की जरूरत है कि 80 के दशक में ये सब कुछ शुरू हुआ था और तब से ये मराठा का आंदोलन जो है वो चल रहा है। अब और जो मराठा हम बोलते हैं उसमें भी बहुत जातियां हैं। अब ये कुणबी सर्टिफिकेट लेने की बात है कि कुणबी सर्टिफिकेट हमें दे दिया जाए मराठियों को, और ये भी समझने की बात है जो लोग मराठी बोलते हैं वो सब मराठा नहीं है। अब दिक्कत ये है कि अलग अलग, जैसे अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक अध्यादेश लाने की कोशिश की 2014 से पहले, और वो अध्यादेश जो है उससे पहले उनकी सरकार चली गई। उसके बाद फडणवीस जो हैं उन्होंने आरक्षण जो है 16% दिया, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। तो कोशिश की गई है कि क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है, 33% जो है वो पॉपुलेशन है मराठाओं की, और दूसरी तरफ ओबीसी जो वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक है काफ़ी ज़्यादा, उसको काउंटर करता है पूरी तरह से। अगर ये इतना उलझा हुआ इशू इसलिए भी है क्योंकि अगर मराठाओं को आप आरक्षण देते हैं तो क्या ओबीसी उसका विरोध नहीं करेंगे? तो अगर वो ओबीसी विरोध करेंगे तो बीजेपी की राजनीति को क्या होगा? दूसरी तरफ अगर हम पूरी राजनीति को महाराष्ट्र की देखें तो 20 मुख्यमंत्री अगर हुए हैं उसमें से 12 मुख्यमंत्री जो हैं वो मराठी समुदाय से हुए। तो ऐसे में एक तो सरकार जो राज्य की सरकार है वो कुछ कर नहीं सकती। अगर वो आरक्षण ज़्यादा बढ़ाती है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। तो ऐसे में क्या रास्ता निकले ये मुश्किल है। आप आश्वासन आज दे भी देते हैं अगर मराठियों को, तो भी क्या आप उसे लागू कर पाएंगे, ये एक बड़ा इशू है। ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर जो मराठा समुदाय इस वक्त खड़ा हुआ है, हर्षवर्धन जी, ये जो पशुपेश की स्थिति है, दोनों को मैनेज करना है। ओबीसी वोट बैंक को, बीजेपी को साधना है, लेकिन आपको मराठा को भी नाराज नहीं करना है। ये स्थिति कैसे संभालेगी बीजेपी आने वाले वक्त में? नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मराठा जिस वजह से जाना जाता है, अगर वो कह रहे हैं कि एक मराठा लाख के बराबर है,
तो वो उसकी वीरता, वो उसके पराक्रम, वो उसके शौर्य की वजह से था। इस वजह से थोड़ी न था कि वो आरक्षण के लिए बसें जला देगा, आरक्षण के लिए किसी का घर जला देगा, आरक्षण के लिए किसी की गाड़ी जला देगा। और चूंकि ये भावनात्मक मुद्दे होते हैं तो इसमें बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। देश में वैसे भी जिसको हम बार बार कहते हैं कि कितना भी रोजगार हो लेकिन सबको रोजगार देना मुश्किल है, और जगह जगह कोई ऐसा पक्का वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। लेकिन यहां यह भी तो संकट है ना कि आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हो उस आरक्षण से हासिल क्या करेंगे। लेकिन क्या कोई नेता मजबूती के साथ कह सकता है? वो जो मजबूती नहीं है और मजबूरी है, वो मजबूरी है जो सर्वदलीय बैठक में दिख रही है। हर नेता जानता है कि ये गलत हम लोग कर रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं, हर पार्टी जान रही है कि कोई मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा उसको खारिज किया है, और 50% की जब सीमा तय की गई तो उसके पीछे वजह यही थी कि क्या पूरा का पूरा अवसर सिर्फ आरक्षण की भेंट चढ़ जाएगा और हम योग्यता को, उसके आधार पर चयन को कहीं कोई जगह नहीं देंगे। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जो देश में आरक्षण की, जाति आधार पर आरक्षण की उस बात को भी आगे बढ़ाती है। और देखिए, हमको याद होगा गुजरात में इस तरह का आरक्षण जब शुरू हुआ था तो उसका जवाब देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि वो एक मजबूत पार्टी थी, उसका एक इकोनॉमिक मॉडल था। लेकिन महाराष्ट्र में लंबे समय से टुकड़ों टुकड़ों में सरकार चल रही है, कोई एक ऐसा बड़ा नेता नहीं है। और चूंकि शरद पवार चाहते हैं कि इस मुद्दे को हवा दी जाए, और ज्यादा हवा दी जाए, उनका अपना वोट बैंक है, वो चाहते हैं कि शिंदे सरकार इस वजह से आफत में आए, भले वो सर्वदलीय बैठक में साथ बैठे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बस इतना है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं है, एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर सीधा हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि हम तो अध्यादेश लेकर आए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। मुझे लगता है कि चुनाव तक ये मसला आज भले थोड़ा हल्का होता दिखे, तेज होता दिखे, लेकिन ये निश्चित तौर पर चलता रहेगा। लेकिन सरकार को और सभी दलों को सिर्फ हिंसा की निंदा से काम चलाना नहीं चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर इस मराठा आरक्षण की बात करें तो इस मामले में सरकार के जो विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं समीर जी, वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, वो सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हुए नहीं हैं। सरकार में भी जो आवाजें हैं वो दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही हैं। जो इलाके हैं जहां पर ये हिंसा सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, भीड़ की बात करें, परभड़ी की बात करें, धाराशिव की बात करें, इन इलाकों में दबदबा कौन सी पार्टी का है, और अगर नुकसान होगा तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है इस आंदोलन का? देखिए, आप जिन क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हो पूरा मराठवाड़ा में आता है। मराठवाड़ा की अगर आप बात करोगे तो विधानसभा वहाँ से 48 आती है और लोकसभा 8 लोकसभा वहाँ से आती है। फिलहाल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट और अजित पवार को अगर मिला लिया है तो 48 में से 32 विधायक इनके साथ, सरकार के साथ है अभी। तो ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान इनका नजर आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर। विदर्भ के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा दबदबा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से 11 लोकसभा सांसद आते हैं। विदर्भ में ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना है कि ओबीसी उनके साथ जुड़ा रहे। आज देखिए, अगर आप महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद की अगर बात करोगे तो दोनों को मिलाकर 366 विधायक है। इन 366 में से 200 तो मराठा विधायक है। अगर आप सांसदों की बात करोगे तो 48 सांसद में से 23 सांसद मराठा सांसद है। मराठा सारे सांसद और विधायक की बात जानते हैं कि यह संभव नहीं है उनको आरक्षण देना, चूंकि लेकिन कम्युनिटी की बात है, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो अपनी जाति के साथ है, अपनी कम्युनिटी के साथ है, उन्हें अगला चुनाव लड़ना है, जीतना है, मराठा के वोट चाहिए। और जो ये सांसद और विधायक है ये मराठा की राजनीति करते रहे, तो इन्हें अगर अपने कम्युनिटी का वोट चाहिए तो इन्हें बताना पड़ेगा। और इसीलिए इस्तीफा दे रहे हैं या इसीलिए ये हड़ताल कर रहे हैं या इसलिए सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसका रास्ता निकालो, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव 200 दिन के अंदर होने वाले हैं, हमें उसका सामना करना है। उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होने वाले महाराष्ट्र के। बिल्कुल, देखिए, मराठा समुदाय को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनका दबदबा है और उन्हीं के साथ सरकार बनती है, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सरकार पर देखने को मिल रही है।